हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ईसीसी की, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की। ठीक है, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर हमने कल तक क्या पढ़ा, इन्फेंसी वाला हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था, नियोनेट वाला पढ़ लिया था, उसके बाद हमने प्ले पे डिस्कशन किया था। ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जो हमारे एचडी में आते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका अर्ली एजुकेशन। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड में क्या है आपका, एक तो अर्ली चाइल्डहुड का एज ग्रुप क्या है हमारा, ये है आपका 3 to 6 ईयर। ठीक है, तो लगभग हमारा 3 to 6 ईयर के बच्चे किस में आते हैं, अर्ली चाइल्डहुड में आते हैं। ठीक है, इन्फेंसी का क्या था, इन्फेंसी का था हमारा बर्थ से लेकर के 3 ईयर तक। ठीक है, और जो आपके फिर इसके बाद आएगी सेकंड स्टेज जिसको हम बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड। वैसे थर्ड स्टेज है प्रीनेटल के बाद, पहले प्रीनेटल है, फिर आपका इन्फेंसी है, प्रीनेटल है आपका कॉन्सेप्शन से लेकर के बर्थ तक। ठीक है, थर्ड स्टेज है आपका इन्फेंसी, जो आपका इन्फेंसी है आपका बर्थ से लेकर के 3 ईयर तक। ठीक है, अर्ली चाइल्ड होगा 3 to 6 ईयर तक लगभग। ठीक है, फिर इसके बाद मिडिल चाइल्ड रहता है जो आपका होता है 6 to 12 ईयर तक। ठीक है, तो हम यही पढ़ेंगे कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, जो छोटे बच्चे हैं उनकी हम कैसे केयर करें और कैसे उनकी एजुकेशन हम दें। ठीक है, ठीक है, तो हमारा जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का जो एज है वो है आपकी बर्थ से लेकर के 8 ईयर तक। ठीक है, तो बर्थ से लेकर जो 8 ईयर तक हम बच्चों को एजुकेट करते हैं, उनके साथ उनको उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, तो वो किस में आएगा, आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में आता है। ठीक है, फॉर्मेशन प्रमोशन ऑफ मोटर फिजिकल सोशल इमोशनल लैंग्वेज कॉग्निटिव एंड मोरल एजुकेशन। ठीक है, मेन ये आपका जो आपका अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, इसमें एक तो मोटर डेवलपमेंट पे आप काम करोगे, फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर मतलब जो मेरे बॉडी के मोशंस होते हैं। ठीक है, जैसे हाथ हिलाना, चलना, बॉडी को जब बॉडी मोशंस में होती है तो उसे क्या बोलते हैं, मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो मोटर डेवलपमेंट हो गया, फिजिकल डेवलपमेंट हो गया आपका शारीरिक विकास, सोशल डेवलपमेंट हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज कॉग्निटिव एंड मोरल एजुकेशन पे हम काम करते हैं। इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट हमें ईसीसी में करना है, जो आंगनवाड़ी वाले करते हैं। ठीक है, आईसीडीएस के अंदर जो आंगनवाड़ी चलती है उसके अंदर वो करते हैं। अब इसमें देखो हमारे पास कितने तरह के इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं। एक तो क्रैचेस चल रहे हैं जो होम स्टिमुलेशन है, प्री स्कूल्स है और प्राइमरी एजुकेशन है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो होम स्टिमुलेशन और जो आपके क्रैचेस है, प्ले स्कूल है, ये आपका डे केयर जिसे हम बोलते हैं, ये आपके चल रहे हैं 3 ईयर तक। ठीक है, 0 to 3 ईयर तक का, तो 3 साल तक के बच्चे को हम किस में रखते हैं, हम क्रैचेस में रखते हैं। ठीक है, ये उस केस में है जैसे मदर वर्किंग है, फैमिली में कोई और केयर करने वाला नहीं है, तो वो बच्चों को कहाँ छोड़ेंगे, तो वो डे केयर में छोड़ते हैं बच्चों को। ठीक है, मदर्स ऐसी। तो इसके बाद प्री स्कूल है आपका 3 to 6 ईयर, फिर प्राइमरी स्कूल है 6 to 8 ईयर। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जो हमारा क्रैचेज है वो 0 to 3 ईयर में आएगा। प्री स्कूल जो हमारे छोटे बच्चे शुरू शुरू में प्ले स्कूल शुरू करते हैं, नर्सरी स्कूल शुरू करते हैं, तो वो किस एज ग्रुप के लिए होता है, वो 3 to 6 ईयर के एज ग्रुप के लिए होता है। और जो आपके प्राइमरी एजुकेशन जो हम देते हैं वो 6 to 8 ईयर के बच्चे के लिए देते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह के इंस्टीट्यूशन हमारे छोटे स्कूल्स में चल रहे हैं। जैसे नर्सरी स्कूल हो गए, आपके प्ले ग्रुप हो गए, वो इसमें आएंगे, डे केयर हो गए, वो इसमें आएंगे, और जो प्राइमरी स्कूल है वो आपका प्राइमरी एजुकेशन जो बच्चे लेते हैं वो इसमें आएंगे। ठीक है, तो यही क्या है आपका ECCE। ठीक है, तो ईसीसी में क्या है हमारा अर्ली, ईसीसी क्या है हमारा, चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्राम है। ठीक है, मतलब मेन हम इसमें किसको सेंटर पे रख के इस प्रोग्राम को बनाते हैं, बच्चे को, चाइल्ड को सेंटर्ड में रख के हम ये वाला प्रोग्राम बनाते हैं। फोकस ऑन द प्ले वे मेथड्स ऑफ लर्निंग, मतलब खेल खेल में सिखाओ। ठीक है, खेल खेल पे, खेल खेल करके हम बच्चों को सिखाते हैं। तो किस पे फोकस करता है, फोकस ऑन द प्ले वे मेथड ऑफ लर्निंग, लर्निंग का प्ले वे मेथड पे फोकस करता है। अब इसमें ये सारा हमारे ईसीसी के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन था। ठीक है, बर्थ से लेकर के 8 ईयर तक के बच्चों को हम कौन सी एजुकेशन के थ्रू पढ़ाएंगे, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर के थ्रू। ठीक है, मोटर फिजिकल सोशल इमोशनल लैंग्वेज कॉग्निटिव एंड मोरल एजुकेशन पे हम काम करते हैं बच्चे के। सबसे छोटे बच्चे 0 to 3 ईयर, 0 मतलब बर्थ। ठीक है, बर्थ से लेकर के आपका जो बर्थ से लेकर के 3 ईयर तक के बच्चों को हम क्रैचेज में होम स्टिमुलेशन में रखेंगे। प्री स्कूलर्स को हम 3 to 6 ईयर में रखेंगे, और जो हमारा प्राइमरी एजुकेशन है वो 6 to 8 ईयर में रखेंगे। तो इंस्टीट्यूशन है ये। ठीक है, अब ईसीसी में हमारा क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्राम है, फोकस ऑन द प्ले वे मेथड ऑफ लर्निंग। ये किस पर फोकस करता है, ये प्ले वे मेथड। ठीक है, खेल खेल में बच्चों को क्या करनी है, हम चीज़ें सिखानी है, शिक्षा देनी है पर खेल के थ्रू। ठीक है, खेल खेल के सिखाओ। तो ये सब हमारा क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसके अंदर जो कुछ एजुकेटर्स थे जिन्होंने अपने अपने कॉन्सेप्ट दिया। तो महात्मा गांधी जी ने जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया था
वो क्या था, प्री बेसिक एजुकेशन पे काम बोला था इन्होंने। प्री बेसिक एजुकेशन मतलब बच्चों को इनफॉर्मल एजुकेशन देनी है घर पे ही, मदर के थ्रू, या जो छोटे मोटे इंस्टीट्यूशन आंगनवाड़ी वगैरह है इसमें दे, और बच्चे के सबको पढ़ाए ना, बच्चों को मॉरल वैल्यूज ज़्यादा सिखाएं छोटे बच्चे को, ठीक है। तो ये इनका था महात्मा गांधी जी का। इन्होंने 3H प्रिंसिपल पे काम किया था। 3H प्रिंसिपल का मतलब क्या है, हेड, हैंड और हार्ट। मतलब कि हेड मतलब ब्रेन, बच्चे का अपने आप यूज़ करे बच्चा अपना ब्रेन, अपने हैंड को अपने आप खुद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके यूज़ करे, और मन से, हार्ट से चीज़ों को सीखे, ठीक है। मॉरल वैल्यूज़ भी हो उसके अंदर। तो ये किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। आया हुआ है एग्जाम में कि प्री बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो क्या देनी है बच्चों को, बेसिक एजुकेशन देनी है। फिर थी ताराबाई मोदक। ताराबाई मोदक ने क्या बोला, ताराबाई मोदक ने बोला कि प्री स्कूल मूवमेंट टू विलेज, ठीक है। ये ताराबाई मोदक जो है प्री स्कूल मूवमेंट को विलेजेस में लेके गई, गाँव में भी उन्होंने आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, इस तरीके की चीज़ों को शुरू किया, तो ताकि बच्चे जो हैं, जो घरों में उनको सही एजुकेशन नहीं मिल पाती है विलेजेस में, तो वहाँ बालवाड़ी वगैरह यूज़ खोली जाए जिसमें बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिले, ठीक है। तो ये किसने किया था, ताराबाई मोदक ने ही बोला था। ये प्री स्कूल मूवमेंट को विलेजेस तक लेके गई, गाँवों तक लेके गई, ठीक है। बाल शिक्षण केंद्र फॉर रूरल चिल्ड्रन, ठीक है। रूरल चिल्ड्रन के लिए बाल शिक्षण केंद्र इन्होंने खोले, ठीक है। तो बाल शिक्षण केंद्र, छोटे छोटे केंद्र खोले, जैसे आजकल आंगनवाड़ी चल रही है, ठीक है। जिन्हें इन्होंने बालवाड़ी बोला। बालवाड़ी मतलब बाल मतलब बच्चा, और जो आपका वाड़ी मतलब गार्डन, ठीक है। तो चाइल्ड्स का गार्डन, ठीक है। तो ये हमारे कहता है, ये हमारे थे ताराबाई मोदक का। फिर उसके बाद आए रूसी प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, ठीक है। रूसी प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन है, तो ये वही जो हमने रूसी का पढ़ा था ना, जिन्होंने एमिली वाला कॉन्सेप्ट दिया था जब हम जॉन लॉक और रूसी पढ़ रहे थे, वही वाले रूसी हैं ये। बस इसमें हमने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के एस्पेक्ट्स उनके पॉइंट ऑफ व्यू को ले लिया है, ठीक है। तो ये क्या है, रूसी प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन में क्या बोला गया, इन्होंने बहुत सी चीज़ों को मना किया, ठीक है। इनका मानना क्या था, कि बच्चे को रिस्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, आर्टिफिशियल स्कूल इन्वायरमेंट, ठीक है। आर्टिफिशियल स्कूल इन्वायरमेंट, जो हम आजकल बच्चों को स्कूल में दीवारों के बीच में, वॉल्स के बीच में रिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट में पढ़ाते हैं, तो वो इसको मना करते थे कि इस तरीके से बच्चों को कंट्रोल नहीं करना है, रिजिड मेथड ऑफ टीचिंग को यूज़ नहीं करना है, बुकिश लैंग्वेज को भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि आजकल आप देखते ही हो कि बच्चों को इतना बड़ा बड़ा बैग लेकर छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्हें पूरा एक रूम के अंदर पूरे दिन बैठा करके पढ़ाया ही रटाया ही जाता है। तो उन्होंने इन सब चीज़ों को मना किया कि रिस्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं रखना है, बच्चों को फ्री छोड़ दो, ग्राउंड में फ्री छोड़ो, वो जो चाहे, घर में फ्री छोड़ो, ग्राउंड में, स्कूल में उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्री छोड़ो, ताकि वो जो चाहे वो कर सके, ठीक है। खेलने दो उसे, खेल खेल के थ्रू सीखे, ठीक है। तो यही हमारा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है। तो रूसी प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन में क्या है, इन्होंने डिसिप्लिन को, हार्ड डिसिप्लिन को, रिस्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को मना किया कि बच्चों को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन ना करें। आर्टिफिशियल स्कूल इन्वायरमेंट, जो हम बिल्कुल स्कूल में एक कंट्रोल रखते हैं, बिल्कुल अपनी मर्जी से हम बच्चों को ढालते हैं, रोबोट बना रहे हैं हम बच्चों को, तो वो चीज़ें इन्होंने मना किया है करने के लिए, ठीक है। बुकिश लैंग्वेज, जो हम रट्टा तोतू बनाते हैं बच्चों को, वो भी इन्होंने मना किया है, ठीक है। इनको फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन थ्योरी भी बोलते हैं रूसी को, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन थ्योरी है ये, ठीक है। इन्होंने अच्छा एजुकेशन पे काम किया था। इन्नेट गुडनेस का कॉन्सेप्ट हमने देखा ही था। इन्होंने बोलता है कि बच्चों को कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है, आप क्या करो उसे, वो क्या है, नेचुरल गुड है, ठीक है। नेट गुड है, नेचुरली ही उनमें अच्छे और बुराई की, अच्छा और बुरा समझने की कैपेबिलिटीज़ हैं। बस आपको क्या करना है, उन्हें फ्री छोड़ देना है, वो जो चाहे उनको फ्री छोड़ो, उन्हें जो चाहे वो करने दो, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एजुकेशन शुड बी नेचर बाय नर्चर, ठीक है। नेचर बाय नेचर, ठीक है। मतलब कि एजुकेशन किसके थ्रू होनी चाहिए, थ्रू नेचर बाय, मतलब किसके थ्रू करनी है हमें एजुकेशन, खुद से ही खुद की एजुकेशन करें, प्रकृति के साथ रहें, प्रकृति से सीखें, नेचर में, इन्वायरमेंट में खुला घूमें, चीज़ों को सीखें, समझें, और अपने आप ही हम क्या करें, अपनी खुद की डेवलपमेंट करें, ठीक है। नेगेटिव मूव फ्रीली इन, ठीक है। तो ये क्या है, नेगेटिव बोला है इन्होंने। नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब ये है कि इन्होंने बोला है कि हमें बिल्कुल फ्री छोड़ना है, हमारा कोई रोल नहीं होना चाहिए। तो ये जो आपकी ईसीसी में हमें क्या है, हम नेगेटिव है, मूव फ्रीली इन नेचर, क्योंकि हम नेचर में फ्रीली कर रहे हैं। हम कह रहे हैं नेगेटिव है भैया, हमें कुछ नहीं करना, बच्चा खुद कर ले जो कर ले, ठीक है। तो हम, इन्होंने क्या बोला है, एजुकेशन को नेगेटिव बताया कि नेगेटिव होनी चाहिए, आपका रोल उसमें कम हो, बच्चे का रोल उसमें ज़्यादा हो, ठीक है। बच्चा पैसिव नहीं होना चाहिए, बच्चा एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव मतलब खुद से ही प्रोग्रेस
प्रोग्रेस करे, खुद ही अपने आप से बच्चा सीखे, चीज़ों को करे और आगे बढ़े, ठीक है। तो ये प्रोग्रेसिव है। इसके बाद है फ्रोबल। फ्रोबल क्या है? इसके बाद है फ्रोबल, ठीक है। फ्रोबल ने क्या बोला? गार्डन ऑफ चिल्ड्रन है, इनका बहुत एग्जाम में आता है कई बार। इन्होंने बताया कि जो स्कूल्स हैं वो क्या है, बच्चों के गार्डन्स है। किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, ठीक है। तो ये क्या है? फाउंडर ऑफ किंडरगार्टन सिस्टम के फाउंडर है, जो केजी क्लासेस चलती है, केजी स्कूल चलते हैं आजकल किंडरगार्टन, ठीक है। तो उसके फादर कौन है? फ्रोबल है, एग्जाम में आता है, ठीक है। किंडरगार्टन के कौन फाउंडर है? तो ये फ्रोबल है, ठीक है। किंडरगार्टन का मतलब क्या है? गार्डन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का खुद का गार्डन, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि बच्चों को किसके थ्रू करें? हम खेल के थ्रू सिखाएं, सॉन्ग्स के थ्रू, गिफ्ट्स के थ्रू, और अलग अलग तरीके के मेथड हम यूज करें जिसमें हम बच्चों को सिखाएं, ठीक है। तो ये आपका क्या है? ये आपका हो गया है टीचिंग थ्रू प्ले, सॉन्ग्स, गिफ्ट एंड अदर प्ले मेथड, ठीक है। एजुकेशन इन फ्री एटमॉस्फेयर। एजुकेशन कहाँ देनी है बच्चों को? फ्री एटमॉस्फेयर में देनी है, बिल्कुल फ्री छोड़ दो भाई बच्चों को। फिर बच्चा जो चाहे वो करे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्री छोड़ना है, खुद नहीं सिखाना है, बच्चा खुद सीखे, ठीक है। सेंस ट्रेनिंग इंक्रीज हो, मतलब कि वो खुद के अपने खुद देख करके, सुन करके, टच करके, टेस्ट करके, फील करके चीज़ों को सीखे, ना कि आप उसे बताओ कि आप उसको क्या फील करना है, ठीक है। डिक्रीज वर्बल इंस्ट्रक्शन। डिक्रीज वर्बल इंस्ट्रक्शन मतलब आप उसे इंस्ट्रक्शन कम से कम दो शब्दों से, उसे खुद से चीज़ों को सीखने दो, ठीक है। प्ले है, प्ले को इन्होंने क्या बोला? प्योरेस्ट फॉर्म स्पिरिचुअल एक्टिविटी है प्ले, ठीक है। इनके हिसाब से क्या है? प्ले क्या है आपका? प्योरेस्ट स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, क्योंकि इससे ज़्यादा धार्मिक चीज़ कुछ नहीं है। बच्चे को बिल्कुल आप प्योर वो हर चीज़ अपने आप ही सीख लेगा अगर आप उसे प्ले के थ्रू सीखने दोगे तो, ठीक है। इसके बाद आया था पेस्टोलॉजी प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। द पेस्टोलॉजी प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन ने इन्होंने क्या बताया कि 2 जनरल पर्पज ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के 2 जनरल पर्पज होने चाहिए। एक तो सबसे पहले खुद का डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, खुद का डेवलपमेंट करना। दूसरा है सोसाइटी का इंप्रूवमेंट करना, ठीक है। मतलब खुद के साथ साथ क्या हो, ऑब्वियसली अगर मैं बहुत अच्छी हेल्दी इन्वायरमेंट में पली बड़ी हूँ, अच्छा है, तो मैं साइकोलॉजिकल अच्छी हूँ, ठीक है। उसके बाद तो मैं सोसाइटी में भी अच्छी मेंबर बनूंगी ना। तो अगर सभी लोग ऐसे होंगे तो सोसाइटी अच्छी बनेगी, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपका 2 जनरल पर्पज ऑफ एजुकेशन है, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल और इम्प्रूवमेंट ऑफ सोसाइटी। बैलेंस बिटवीन हैंड और हार्ट, ठीक है। इनका मानना क्या था? ब्रेन का, दिमाग का आप, और आपके जो हाथ हैं, यानी कि आप अपने प्रैक्टिस जो कर रहे हो, और आपका हार्ट जो है, जो अभी गांधी जी ने बोला था, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को हमें यूज़ करना है, किसके लिए? एजुकेशन देने के लिए। एक तो अपना ब्रेन हम खुद यूज़ करें, अपने चीज़ों को प्रैक्टिकल कर करके हम चीज़ों को सीखें हैंड के थ्रू, और जो हार्ट है मतलब कि मॉरल वैल्यूज़ भी हमारी होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो हैंड और हार्ट होना चाहिए हमारे एजुकेशन में, ठीक है। तो 3H प्रिंसिपल हम इसे बोलते हैं। तो हेड में क्या आएगा? इंटेलेक्चुअल नॉलेज, यानी कि ब्रेन, IQ लेवल, ठीक है। ये सब चीज़ें हमारा खुद हम अपने दिमाग को की एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। हैंड में क्या है? हैंड में है आपका फिजिकल और टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। आप कर करके चीज़ों को सीखोगे, टेक्निकल एजुकेशन आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। मॉरल एंड रिलीजियस एजुकेशन भी मिलनी चाहिए, इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। ये सब चीज़ हमारी किस में आएंगी? हार्ट में आएंगी, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड यूज फॉर द इंस्ट्रक्शन। और इंस्ट्रक्शन के लिए वर्ड्स की जगह क्या यूज़ करना है हमने? ऑब्जर्वेशन मेथड। मतलब बच्चा खुद देख देख के खुद ही सीख जाए, ठीक है। हम उसे कुछ नहीं सिखा रहे, उसे खुद ही वो सीख ले, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ करें। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब खुद बच्चा खुद से करके सीखे, हम उसे पका पकाया ना दे, वो खुद से सीखे। तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, खुद कर करके सीखे वो अपने आप ही, ठीक है। दूसरा है लर्निंग थ्रू रियल एजुकेशन। और रियल एजुकेशन के थ्रू हम लर्निंग हो, बच्चा खुद देख के करके तब सीखे, ठीक है। उसके बाद है एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन मस्ट बी कनेक्टेड विद स्पीच। जो भी एक्सपीरियंस उसने लिए हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन उसने किया है, जो भी चीज़ों को देखा है, समझा है, जो भी एक्सपीरियंस उसने लिए हैं, उसको वो क्या करे? शब्दों में बता सके, ठीक है। शब्दों के साथ कनेक्ट कर सके वो अपने एक्सपीरियंसेस को, ठीक है। फिर आए जॉन डेवे। इसके बाद है जॉन डेवे, ठीक है। जॉन डेवे का क्या है? एजुकेशन इन सोशल नेसेसिटी। मतलब एजुकेशन जो है, जॉन डेवे ने क्या बोला? एजुकेशन क्या होनी चाहिए? जो सोशल नेसेसिटी है, ये सोसाइटी के लिए, हमारे अकेले व्यक्ति के लिए एजुकेशन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जिस एरिया के सभी लोग एजुकेटेड होंगे, ठीक है, एक अच्छा माहौल में पले बड़े होंगे, वो एरिया अपने आप ही क्या करेगा? प्रोग्रेस करेगा, ठीक है। एजुकेशन क्या है? डेवलप ऑफ ऑल कैपेबिलिटीज़ एंड कंट्रोल इन्वायरमेंट एंड फुलफिल हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है।
अपनी सारी कैपेसिटीज़ को डेवलप करना, इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना हमारा क्या है, एजुकेशन है। ठीक है, डेवलप ऑफ ऑल कैपेसिटीज़ मतलब मेरे अंदर जो जो क्षमताएं हैं, जो कैपेसिटीज़ हैं, उनको मैं डेवलप करूँगी। कंट्रोल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने का मतलब है कि ठीक है, डेवलप कैपेबिलिटीज़ का मतलब क्या है, अपनी क्षमताओं को डेवलप करना। और कंट्रोल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, मान लो आप एजुकेटेड हो, अच्छे परवरिश में बड़े पले बड़े, तो आपका जो आसपास का माहौल होगा वो अपना आप ही अच्छा हो जाएगा ना, वहाँ क्राइम रेट कम होगा, आप कोई गलत काम नहीं करोगे। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर अपने इन्वायरमेंट को अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा आपका। ठीक है, और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करोगे, फुलफिल करोगे। तो एजुकेशन मेन इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एजुकेशन स्टार्ट फ्रॉम बर्थ एंड थ्रू आउट द लाइफ। एजुकेशन हमारी बर्थ से स्टार्ट हो जाती है और पूरे जीवन पर्यंत चलती है एज अ डेवलपमेंट। ठीक है, स्टूडेंट मस्ट फाइंड आउट द सिचुएशन बाई थिंकिंग एंड वर्किंग हिमसेल्फ। ठीक है, मतलब स्टूडेंट क्या करेगा, अपनी खुद की फाइंड आउट द सॉल्यूशन है, सॉरी सिचुएशन ही सॉल्यूशन, अपना किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद से निकाले, खुद से काम करके और खुद से सोच करके। ठीक है, हर समस्या का समाधान वो खुद निकाल ले। ठीक है, इंटरेस्टेड एक्टिविटी शुड बी डन। ठीक है, और जो इंटरेस्टेड एक्टिविटी है वो हमारी ज़रूर से ही होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद है मॉन्टेसरी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। मॉन्टेसरी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में क्या है, प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट इन द स्कूल। फिर इन्होंने क्या बोला था कि स्कूल में एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट होना चाहिए और बच्चों को उसके अंदर बेहतर तरीके से वो चीज़ों को सीख पाए। तो ये किसने बोला था, ये मॉन्टेसरी ने बोला था। ठीक है, तो प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट इन स्कूल, स्कूल के अंदर हमें क्या देना है, एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, प्रिपेयर्ड इन्वायरमेंट प्रिपेयर होना चाहिए। इन्वायरमेंट शुड नो हाउ चाइल्ड ग्रो, सो टेक केयर ऑफ चाइल्ड्स फिजिकल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल लाइफ। ठीक है, मतलब एक ऐसा परफेक्ट इन्वायरमेंट आप बनाओ अपने स्कूल्स के अंदर कि आपका बच्चा जो है बहुत बेहतर तरीके से फिजिकली और स्पिरिचुअली ग्रो कर सके। ठीक है, जैसे मॉन्टेसरी स्कूल में क्या होता है, बहुत अच्छा स्कूल जो मॉन्टेसरी स्कूल चल रहे थे वो इन्हीं के कॉन्सेप्ट पे चल रहे थे। ये सारी फैसिलिटीज़ देते थे, बच्चों को साथ में बैठा करके ट्रेन करते थे, तो वो अपने आप से ही बच्चे जो है खुद से ही ग्रो होना शुरू कर देते। तो ये क्या करते थे, बच्चों का इन्वायरमेंट बना रहे थे। ठीक है, इस तरीके का इन्वायरमेंट दे देते कि उसमें बच्चे खुद से ही ग्रो हो सकें। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन टू मूव फ्रीली इन हिज इन्वायरमेंट। अपने इन्वायरमेंट में बच्चे को फ्रीली घूमने दो ताकि वो क्या करे, चीज़ों को सीख सके। वेयर ही कैन परफॉर्म इंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, जहाँ वो अपनी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके। बच्चे की खुद की कैपेसिटी वो क्या कर सकता है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, उसको करने दो। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है हर बच्चा जीनियस पैदा होता है, लेकिन जब हम उसे बहुत रोकते टोकते हैं, उस पर कंट्रोल करते हैं, उसे बताते हैं कि इससे आपको चोट लगेगी, ये हार्म होगा, ये फार्म होगा, इससे बेहतर ये कि जो चोट लगने वाली चीज़ें हैं जिससे वो आपको हार्म कर सकता है वो हम पहले से हटा दें और बच्चों को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन ना दें। तो यही कॉन्सेप्ट क्या है, मॉन्टेसरी का भी है। ठीक है, इन्होंने कुछ सेंसरी ट्रेनिंग पे काम किया था मॉन्टेसरी ने। ठीक है, मूवमेंट इन एजुकेशन, मोटर डेवलपमेंट पे। ठीक है, सेंसरी एजुकेशन पे काम किया था इन्होंने। सेंसेस को अपने खुद का ऑब्जर्वेशन अच्छा हो, बच्चों का खुद का ऑब्जर्वेशन अच्छा हो कि वो देख देख के चीज़ों को सीख ले। ठीक है, इंटेलेक्चुअल एजुकेशन पे काम किया था इन्होंने, ब्रेन IQ उनका अच्छा रहे। एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सरसाइज करने पे काम किया था इन्होंने। प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी खुद की जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें एक्सरसाइज करें। डायडिक एक्सरसाइज है आपका, सिंबॉलिक लर्निंग पे इन्होंने काम किया था। डायडिक मतलब चीज़ों को सिंबल्स के साथ जोड़ करके। ठीक है, और फॉर टीचिंग लैंग्वेज एंड अरिथमेटिक। ठीक है, लैंग्वेज और अरिथमेटिक के साथ टीच करने के लिए इन्होंने काम किया था। इनके हिसाब से क्या है, टीचर और चाइल्ड का जो रेशियो है वो 1:15 होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपके जो अगर 15 स्टूडेंट्स हैं आपके स्कूल में तो एक क्लास में, तो उसमें एक टीचर उनकी होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब अगर 15 बच्चों पे एक टीचर हमें रखनी है अपने स्कूल्स में। ठीक है, तो ये मॉन्टेसरी का कॉन्सेप्ट था। सेंसरी ट्रेनिंग पे इन्होंने काम किया था कि हम अपने सेंसेस खुद जो हैं वो ट्रेन कर सके। मोटर डेवलपमेंट मूवमेंट्स पे इन्होंने काम किया था। ठीक है, बॉडी के मूवमेंट्स कितने तरह के होते हैं, जैसे कि बटन खोलना, बटन बंद करना, तो उससे क्या होगा, आपकी जो फिंगर्स है उसके मूवमेंट बेहतर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके की एक्सरसाइज कराना। इंटेलेक्चुअल एजुकेशन हो गए आपके, सेंसरी एजुकेशन हो गए। ठीक है, ये सब चीज़ों पे इन्होंने काम किया था हमारी मॉन्टेसरी जी ने। अब अगर हम देखें तो हमारे पास कौन कौन से हो गए हैं। सबसे पहले जो एजुकेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने, महात्मा गांधी जी का पढ़ा। ठीक है, महात्मा गांधी जी का। उसके बाद हमने ताराबाई मोदक का पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा ताराबाई मोदक के बाद हमारे हैं, फिर हमने पढ़ा रूसी प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, फ्रोबल, पेस्टोलॉजी प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, जॉन डेवे और मॉन्टेसरी। ठीक है, हमने इतने पढ़े हैं। ये सभी जो है आपके
ईसीसी के एजुकेटर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी फ़िलासफ़ी दी थी बच्चों को रेयर करने के लिए, ठीक है। तो इसमें सभी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, फ्रोबल का कई बार एग्जाम में आता ही है, ठीक है। अब क्या है ईसीसी सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में कौन कौन सी ईसीसी की सर्विसेज जो है वो चल रही हैं, ठीक है। तो हमने महात्मा गांधी जी के बारे में बात की, अब हम बात करेंगे ईसीसी सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है। ईसीसी सर्विसेज इंडिया में क्या है, जो हमारे इंडिया में जो छोटे बच्चों के लिए अलग अलग तरीके की सर्विसेज चल रही है। तो गवर्नमेंट चल रही है, इसमें प्राइवेट भी आपने देखा है, नर्सरी स्कूल, प्ले स्कूल चलते हैं, ठीक है। डे केयर अपने सेंटर्स लोग खोलते हैं। तो इसी तरीके से आपका गवर्नमेंट में आपकी क्या क्या है, आईसीडीएस चल रहा है, अर्ली चाइल्डहुड के एजुकेशन प्रोग्राम चल रहे हैं हमारे बहुत सारे, स्कीम ऑफ असिस्टेंस टू वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन जो खुद से इस फील्ड में काम करना चाहते हैं उसको उनको हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ दे रही है। नेशनल क्रैच फंड खोला हुआ है गवर्नमेंट ने, ECCE अंडर प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर भी हमारा ECCE को इंक्लूड किया है, ठीक है। तो ये क्या है, प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोग्राम है, उसके अंदर भी हमने क्या किया है, ECCE को, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को इंक्लूड किया है। जो बड़े बच्चों के लिए स्कूल्स चल रहे हैं उनमें भी हमने ECCE का अलग प्रोविज़न रखा है। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम चल रहे हैं हमारा, DPEP सर्व शिक्षा अभियान, SSA, ठीक है। ये सारे प्रोग्राम्स हमारे इंडिया में चल रहे हैं, ECCE सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है। सब गवर्नमेंट की तरफ से है ये। और उसके बाद प्री स्कूल है हमारा। प्री स्कूल्स क्या होते हैं, 2 to 6 ईयर की एज के आते हैं। प्री स्कूलर्स हम किनको बोलेंगे, 2 से 6 साल तक के बच्चों को की जो एजुकेशन हम दे रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, प्री स्कूल बोलेंगे, और उन बच्चों को हम प्री स्कूलर्स बोलते हैं, ठीक है। प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर फॉर्मल स्कूलिंग। अब प्री स्कूलर्स का काम क्या होता है, जो हमारे बेबीज़ हैं, छोटे बच्चे हैं, 2 to 6 ईयर के, उन्हें हम फॉर्मल स्कूल जाने के लिए तैयार करते हैं, ठीक है। एकदम से आप उन्हें रिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट में भेज दोगे फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, तो शायद वो जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, उन्हें प्रॉब्लम होगी। तो शुरू में थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे स्कूल्स में उनको बुलाना, इन्वॉल्व करना, एक्टिविटीज़ कराना, तो इससे उन्हें थोड़ा सा फॉर्मल स्कूलिंग के लिए तैयार होने के लिए हेल्प मिलती है। हेल्पफुल वर्किंग वुमेन, जो वर्किंग वुमेन्स है, जो मदर्स काम करती हैं और फैमिली में कोई है नहीं उनके बेबीज़ को देखने के लिए, तो उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होता है ECCE के प्रोग्राम। इंक्रीज ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है, बच्चे के डेवलपमेंट पे भी काम करते हैं, ठीक है। और 3R टीचिंग पे काम करते हैं, ये एग्जाम में आता है। 3R का की फुल फॉर्म क्या है, रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक, ठीक है। लिखने में, पढ़ने पे और कैलकुलेशन के लिए ये यूज़ किया जाता है हमारा 3R टीचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। टाइप ऑफ प्री स्कूलर्स हैं, अगर आप देखो टाइप ऑफ प्री स्कूल्स में हमारा एक तो डे केयर सेंटर्स है। डे केयर सेंटर्स में आपका क्या है, जो हमारे सब्स्टिट्यूट फॉर मैटरनल केयर फॉर वर्किंग वुमेन्स, मतलब वर्किंग वुमेन्स जिन्हें काम करना है, लेबर क्लास है, दिन भर मजदूरी करते हैं, अपने बच्चों को नहीं रख सकते, उन्हें साइड पे बच्चों को ले जाना पड़ता है, तो उनके लिए डे केयर स्कूल्स खुले हुए हैं। वो अपने बच्चों को वहाँ छोड़ सकते हैं और वहाँ उनको एक मैटरनल केयर का सब्स्टिट्यूट मिलेगा कि मदर नहीं है तो फिर भी उन्हें मदर की तरह प्यार वहाँ दिया जाएगा, ठीक है। प्ले वे मेथड यूज़ होगा, बच्चों के साथ खेलना, एक्टिविटीज़ कराना, तो प्ले वे मेथड यूज़ करेंगे। 4 ईयर से कम के हैं तो आपका स्टाफ और चिल्ड्रन का रेशियो कितना होना चाहिए, अगर बच्चा आपका 4 ईयर से कम का है, आपके कम के बच्चों का ग्रुप है, तो उसमें 15 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए। 4 to 5 ईयर के बच्चे हैं तो 25 बच्चों पे हमारा एक टीचर होना चाहिए, ठीक है। तो ये रेशियो है हमारा, जितने हमारे होने चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें आंगनवाड़ी है। आंगनवाड़ी आपको पता ही है ICDS के अंतर्गत चल रही है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। हमने एक्सटेंशन में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, ये 1975 में स्टार्ट हुआ था, तो वही है हमारा, किसके अंतर्गत चल रही है, ये हमारे आंगनवाड़ी के अंतर्गत चल रहा है, ठीक है। फिर है हमारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन फॉर प्री स्कूल एज, ठीक है। प्री स्कूल एज के लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन देने का काम करता है। प्री स्कूल एज मतलब जो आपके 2 to 6 ईयर के बच्चे हैं, और नॉन फॉर्मल का मतलब है इन्हें बहुत ज़्यादा किताबें वगैरह नहीं पढ़ाई जाती, इन्हें क्या किया जाता है, एक तरीके से ट्रेनिंग देना, खेल के थ्रू उनको सिखाना, एक्टिविटीज़ कराना, इनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करना, ये सब काम करते हैं आंगनवाड़ी वाले, ठीक है। एक दिन में 3 घंटे के लिए बच्चा आंगनवाड़ी में जाएगा, ठीक है, 3 hours पर डे, ठीक है। 3 घंटे के लिए बच्चा आंगनवाड़ी में जाएगा, वहाँ पे उसे सॉन्ग्स, स्टोरी के थ्रू, उसको खेल के थ्रू, सॉन्ग्स, स्टोरी, प्ले, ठीक है, और अलग अलग तरीके की पेंटिंग, स्टोरीज, पेंटिंग एक्टिविटीज़ करा करा के उनको क्या दी जाती है, सिखाया जाता है। कोई रिजिड करिकुलम नहीं होता, ऐसा नहीं है कि आपको ABCD ही सिखानी है बच्चों को, कोई ABC रिजिड करिकुलम इसका नहीं है, ठीक है, फिक्स्ड करिकुलम नहीं होता है। एडिशनल सर्विसेज भी आपको मिलती हैं, एडिशनल सर्विसेज भी आपको मिलती है, जैसे कि डॉक्टर आके आपके बच्चों को चेक करके जाते हैं, वेट बच्चों का देखना कोई बच्चा माल न्यूट्रिशन तो नहीं है, ये सब चीज़ें भी यहाँ कराई जाती है। सप्लीमेंट्री फीडिंग भी यहाँ दी जाती है, एक्स्ट्रा बच्चों को कुछ बोला मैं
ठीक है। तो फिर क्या है आपका इसमें, और इसमें आपको सप्लीमेंट्री फीडिंग, जो आपको बच्चों को कुछ खिलाना और इस तरीके के उनको लंच कराना, उसको कुछ न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करने बच्चों को, ये सब भी इसमें दिया जाता है। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज़, कोई अगर बच्चे में डिसेबिलिटीज़ है, किसी भी तरीके के शारीरिक प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम है, तो वो उसको भी पहचाना जाएगा और प्रिवेंशन पे, उसको रोकने पे काम किया जाएगा। इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण भी यहाँ पे बच्चों को लगाया जाता है। आंगनवाड़ी के बारे में सबको पता है। ठीक है। अब चिल्ड्रन, अगर आपका 6 to 17 मंथ का बच्चा है, ठीक है, तो उन्हें क्या दिया था, 500 किलो कैलोरी। आप इसमें फूड जो भी दोगे लंच में, आप जो भी बच्चों को खिला रहे हो, उसमें लगभग 500 किलो कैलोरी एनर्जी होनी चाहिए। 12 to 15 ग्राम उसमें प्रोटीन होना चाहिए। ठीक है। अगर बच्चा सीवियर अंडर न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन का शिकार है, तो उसकी कैलोरी कितनी हो जाएगी, 800 किलो कैलोरी हो जाएगी। और जो उसका प्रोटीन है वो हो जाएगा आपका 20 to 25 ग्राम प्रोटीन की डाइट हम उसको देंगे। ठीक है। प्रेग्नेंट एंड नर्सरिंग मदर को भी ये देता है, जो लैक्टेटिंग मदर्स होती है उनको भी ये कवर करता है, जिसमें हम उनको देता है 600 किलो कैलोरी एनर्जी और 18 to 20 ग्राम प्रोटीन उसको दिया जाता है। ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके आंगनवाड़ी के बारे में था ये सारा का सारा। ठीक है। तो ये ICDS के अंदर जो आंगनवाड़ी चल रही है उन्हीं के बारे में ये है। ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। वैसे इसमें ये आसान सा है, इसमें आ जाता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन आ जाता है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देते हैं हम, सप्लीमेंट्री फीडिंग देते हैं, इम्यूनाइजेशन कराते हैं बच्चों को। 500 किलो कैलोरी तो आपने क्या देनी है, कैलोरी देनी है। 12 to 15 ग्राम उसको प्रोटीन देना है 6 to 72 मंथ के बच्चे को। ठीक है। यानी कि 6 महीने से लेकर के 6 साल तक के बच्चों को आपको ये वाली चीज़ें हम देते हैं। ठीक है। फिर 6 साल से ऊपर के बच्चों को हम आंगनवाड़ी में नहीं लेते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद है आपका ICDS टीम डिस्ट्रिक्ट है। अब ICDS की जो टीम हमारी चलती है वो कौन कौन काम करता है। ठीक है। तो इसमें क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स, DPOs। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं हमारे। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स से सबसे ऊपर कौन होंगे, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स होंगे। ठीक है। DPOs। इसके अंदर कौन काम करेगा, इसके अंदर काम करेगा आपका चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, CDPOs। ठीक है। CDPOs। ठीक है। जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स है, CDPOs इसके अंदर काम करेंगे। फिर इसके अंदर सुपरवाइजर्स काम करेंगे। ठीक है। फिर इसके अंदर आंगनवाड़ी जो आपकी है, आंगनवाड़ी वर्कर होती हैं वो काम करेंगी। फिर उनके अंदर आंगनवाड़ी है हेल्पर यानी कि सहायिकाएँ जो है वो काम करती हैं। ठीक है। ये थोड़ा सा मेरा गड़बड़ हो गया था तो मैंने इसे कट करा है। ठीक है। तो देख लेना। तो इसमें सबसे पहले सबसे ऊपर जो होंगे वो CDPOs होंगे, DPOs होंगे, जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं। इसके अंदर आपके होते हैं CDPOs, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। फिर सुपरवाइजर्स आएंगे इसके अंदर, वो काम करेंगे। उनके अंदर आंगनवाड़ी वर्कर होंगे और उनके साथ एक आंगनवाड़ी हेल्पर काम करेगी, जिसे हम सहायिका बोलते हैं। ठीक है। और ये किसके अंदर चल रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर चल रहा है ये सब। ठीक है। हमने पढ़ भी ली है मिनिस्ट्री एक्सटेंशन में, उसी के अंदर ये सब चल रहा है। अब अगर हम बात करें तो हमारा देखो आंगनवाड़ी के बारे में हमने इतना पढ़ लिया, ये जो प्रोग्राम चल रहे हैं छोटे बच्चों के लिए। ठीक है। फिर कुछ लेबोरेटरी नर्सिंग स्कूल्स भी होते हैं, जो बच्चों को हम यहाँ क्या किया जाता है, बच्चों को ट्रेन किया जाता है, उन पे एक्सपेरिमेंट्स का मतलब ये है, उन पर रिसर्च की जाती है, एक तरीके से उनको स्टडी किया जाता है बच्चों पे। आपने देखा होगा जो भी होम साइंस के HD से MSc हैं, वहाँ पे उनके उसमें एक लेबोरेटरी नर्सिंग स्कूल होगा, जहाँ बच्चे आते होंगे, वो उनके साथ क्या करेंगे, काम करेंगे और उनको उन पर रिसर्च करते हैं अपने MSc में। ठीक है। MSc में रिसर्च होती हैं। तो ये क्या है, वो लेबोरेटरी नर्सिंग स्कूल होते हैं। तो इसमें कैचेस चलते हैं, डे केयर सिस्टम हो गया इन अर्बन एरिया फॉर वर्किंग मदर्स हो गया, आपका फीडिंग, हेल्थ केयर, स्लीप, प्ले, ये सब इनको दिया जाता है। ठीक है। तो लेबोरेटरी नर्सिंग स्कूल हो गया, क्रैच हो गया, मॉन्टेसरी स्कूल अभी हमने पढ़ाई था, स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट इन स्कूल में स्ट्रक्चरल इन्वायरमेंट दिया जाता है। ठीक है। एक्सरसाइज इन प्रैक्टिकल लाइफ साइंस ट्रेनिंग हम देते हैं, डायरेक्टिक एक्सरसाइज फॉर टीचिंग लैंग्वेज एंड अरिथमेटिक, टीचर और चाइल्ड का रेशियो हमारा 1:15 होना चाहिए। ये सब अभी हमने पीछे मॉन्टेसरी में पढ़ाई है। ठीक है। तो ये क्या है, लेबोरेटरी नर्सिंग स्कूल समझ में आ गया ना। लेबोरेटरी नर्सिंग स्कूल जनरली आपने जहाँ से भी MSc की होगी, या जहाँ जैसे वो है निप्सिट। ठीक है। निप्सिट में भी जो है आपकी लेबोरेटरी नर्सिंग स्कूल बनी हुई है। वो क्या करते हैं, ये स्कूल है, नर्सरी स्कूल है, यहाँ पे बच्चे आते हैं, पूरे दिन बच्चे स्कूल्स की तरह ये चलता है। यहाँ पे एक रूम है जहाँ पे लोग उन बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं, जो MSc के स्टूडेंट हैं, जो भी हैं जिन्हें रिसर्च करनी है। यहाँ पे एक आपका मिरर लगा हुआ होता है, जिसमें बच्चे नहीं देख पाते हैं पर हम बच्चों को देख सकते हैं। तो यहाँ पे खड़े होकर के आप पूरे दिन की एक्टिविटीज़ में बच्चों की ऑब्जर्व कर सकते हो। इसके अलावा आप उनके साथ डील कर सकते हो, बच्चों के साथ बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट नहीं मतलब एक्टिविटीज़ हम बच्चों के साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं, बच्चों को पर छोटे छोटे से टेस्ट लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका आप उन पर कोई भी रिसर्च या स्टडी करना चाहते हो तो आप उस पर कर सकते हो। ठीक है। तो ये लेबोरेटरी नर्सरी स्कूल होते हैं।
तो इस तरीके से नर्सरी स्कूल है ये हमारे, इनमें बच्चों के साथ डील किया जाता है और बच्चों को क्या किया जाता है, ट्रेन करते हैं। ठीक है, ये आप बच्चों के साथ ये टीचर्स एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ये बच्चों को ऑब्जर्व भी करेंगे, उनके साथ एक्टिविटी भी करेंगे और यहाँ पे खड़े होकर लोग जो है इनको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। बस ये वाले जो है ये इस तरीके के क्लास में आपको वन वे होते हैं ये, तो पीछे की तरफ से इधर का दिखाई देता है, पर यहाँ से स्टूडेंट बच्चे नहीं देख पाएंगे उन्हें। ठीक है, तो ये नर्सरी स्कूल होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेस्ट फीडिंग पे। ठीक है, इसी के अंदर छोटा टॉपिक है ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, तो ब्रेस्ट फीडिंग में हम देखें तो क्या क्या मेन पॉइंट्स हमारे होते हैं। तो आप देखोगे तो ब्रेस्ट फीड जो आपका मदर का जो मिल्क होता है उसमें ह्यूमन मिल्क में सबसे ज़्यादा तो सभी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। कंप्लीट फूड है ये, इजी टू डाइजेस्ट होता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है बेबी को। ठीक है, इसी के साथ साथ क्या है आपका 3 to 4 डेज़ के मिल्क को हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, ये थिक जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये थिक होता है, इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, हाई प्रोटीन होता है। ठीक है, मिनरल ज़्यादा होता है, विटामिन ज़्यादा होते हैं, एंटीबॉडीज ज़्यादा होती है, लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी। लैक्सेटिव प्रॉपर्टी मतलब बच्चे में आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, हाई इसमें येलो कलर ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें कैरोटीन ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि जब बेबी जन्म लेता है तो 3 to 4 डेज़ तक, ठीक है 3 to 4 डेज़ तक वो एकदम से बहुत ज़्यादा मिल्क जो है वो फीड नहीं कर पाता है, बहुत ज़्यादा मिल्क पी नहीं पाता है। तो उसको क्या कर दिया है, नेचर ने क्या कर दिया है, जो वाला मिल्क है उसको थोड़ा थिक कर दिया है, गाढ़ा बना दिया है, ताकि इतने ही मिल्क में जो थोड़ा बहुत भी वो पीता है उसमें ही उसकी न्यूट्रिएंट्स जो है वो पूरे हो जाए। ठीक है, तो इसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं हम। ठीक है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन देता है आपको ब्रेस्ट फीडिंग से। बेबी को क्या मिलता है कि इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है, 750 ml मिल्क पर डे मदर में 6 मंथ तक नॉर्मल आता है, डिलीवरी होती है, डिलीवरी के 6 मंथ तक नॉर्मली 750 ml मिल्क पर डे मदर को आता है। उसके बाद 600 ml मिल्क जो है 6 to 12 मंथ में जब बेबी होता है तो मदर का मिल्क की क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाती है और वो इतना मिल्क जो है वो सीक्रेट करती है अपनी बॉडी से। ठीक है, अब इसमें जो हमारा ब्रेस्ट फीडिंग है इसमें आपके मेन दो ये वाला जो डोकोसोहेक्सेनोइक एसिड है ये होता है आपका डोकोसोहेक्सेनोइक एसिड, ये आपके ब्रेस्ट फीडिंग में पाया जाता है और इसीलिए ब्रेस्ट फीड कराना बच्चों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें एक तो बहुत सारी एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ डीएचए पाया जाता है। आपने देखा होगा हॉर्लिक्स के या कॉम्प्लान के किसी के उसमें डीएचए का एक ऐड भी आता है कि उसमें डीएचए पाया जाता है। क्यों? क्योंकि डीएचए क्या है आपके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएचए जो ये डीएचए आपका क्या है, एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। जब हमने फैटी एसिड्स पढ़े थे तो हमने ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पढ़े थे। ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का ही एक टाइप है आपका डीएचए। ठीक है, डोकोसोहेक्सेनोइक एसिड। तो इसमें क्या है आपका हाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है और ये क्या करते हैं आपके न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करने का काम करता है। ठीक है, तो इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी क्वांटिटी आपकी लगभग 750 ml है। अगर बेबी 6 मंथ का है तो 6 to 12 मंथ में 600 ml का सीक्रेट होने लगता है। कोलेस्ट्रॉल हमारा होता है, कोलेस्ट्रॉल में आपका प्रोटीन ज़्यादा होगा। ठीक है, मिनरल्स, विटामिन, एंटीबॉडीज ये सब ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ब्रेस्ट फीडिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेबीज़ के लिए, इसीलिए बोलते हैं कि सब माँ का दूध सबसे ही अच्छा पाया जाता है। ठीक है, अब जो ब्रेस्ट फीड है वो हम कब स्टार्ट करा सकते हैं? ब्रेस्ट फीड आप लगभग जन्म के 30 मिनट्स के बाद से ही आप बेबी को करा सकते हो। ठीक है, डिलीवरी टू 2 ईयर और लगभग 2 साल तक आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हो। ठीक है, इसमें एक बिफिडा फैक्टर्स होता है ब्रेस्ट मिल्क में। ठीक है, जो आपके जो बेबी के प्रमोट नेचुरल गट फ्लोरा। ठीक है, जो बेबी का गट फ्लोरा होता है उसको प्रमोट करता है, मतलब जो आपके अच्छे बैक्टीरिया होते हैं आपके लार्ज इंटेस्टाइन में उसको और भी बेहतर बनाता है उनको। ठीक है, तो बिफिडा फैक्टर होता है, इससे आप बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हेल्दी रहता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ब्रेस्ट मिल्क का पीएच जो है वो लो होता है, जिससे क्या होता है आपका जो पैथोजन्स हैं उनकी ग्रोथ को वो रोकता भी है। ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क का जो पीएच है वो कम होता है, लो होता है, तो जो बच्चे की बॉडी में जो पैथोजन्स है, हार्मफुल बैक्टीरिया उत्पन्न हो सकते हैं, उनको भी ये कंट्रोल करता है। ठीक है, तो समझ में आया था। तो एक तो ये आप ब्रेस्ट फीडिंग कब कर सकते हो, जब आपका बेबी जन्म लिया है बेबी ने, उससे लगभग 30 मिनट के अंदर आप उसे ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बिफिडा फैक्टर ब्रेस्ट फीडिंग में पाया जाता है। बिफिडा फैक्टर का काम क्या होता है, जो मिल्क है ब्रेस्ट मिल्क जो है उसमें बिफिडा फैक्टर पाया जाता है। उसका काम क्या होता है, जो बेबी है उसके जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो गट फ्लोरा है उसको मेंटेन रखने का। ठीक है, अच्छा हेल्दी लार्ज इंटेस्टाइन बेबी की हेल्दी रहती है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम उसका ठीक रहता है। ठीक है, इसका पीएच लो होता है ब्रेस्ट फीडिंग का, तो इससे क्या होता है जो ग्रोथ ऑफ पैथोजन्स भी है वो भी इतने ज़्यादा बॉडी में नहीं बनते हैं, उनको ये कंट्रोल रखता है। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन्स पाए जाते हैं हमारे ब्रेस्ट फीड में, ब्रेस्ट मिल्क में। ठीक है, लैक्टोफेरिन्स हो गया, लैक्टो परऑक्साइडेज हो गया आपका, और एंटीबॉडीज़ हो गई, ये सब चीज़ें हमारी, ये सब क्या
क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, ये सब हमारे उसमें पाए जाते हैं ब्रेस्ट मिल्क में। ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो ये सब हमने क्या पढ़ा है, ब्रेस्ट मिल्क का पढ़ा। अब इसमें है अमाइलेज रिच फूड है। अमाइलेज रिच फूड का मतलब क्या होता है, आप क्या करते हो बच्चों को ना, जब छोटा बच्चा होता है तो एक तरह से ब्रेस्ट मिल्क तो हम उसे दे ही रहे हैं, लेकिन जब 6 मंथ के बाद उसे हम क्या देने लगते हैं, वीनिंग फूड देना शुरू कर देते हैं, जो ब्रेस्ट मिल्क से ऊपर का फूड है। ठीक है, अलग जो हम देते हैं, तो उसमें क्या है आपका एमाइलेज रिच फूड हम देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो सीरियल्स होते हैं जैसे कि गेहूं है, गेहूं को हमने क्या किया, काफ़ी 1-2 दिन के लिए भिगाया। जब उसमें जर्मिनेशन और अंकुरण हो गए तो उसको सुखा करके फिर हमने उसे पीस करके तब हमने बेबी को सेरेलैक की तरह उसे पानी में दूध में मिक्स करके खिलाना शुरू कर दिया। तो इसको बोलते हैं एमाइलेज रिच फूड। क्यों? क्योंकि जिन्होंने भी फूड वाले वो देखे होंगे, उसमें मैंने पढ़ा भी रखा है एमाइलेज रिच फूड कौन से वाले होते हैं। जब आपके जो अनाज है, अनाज में क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, स्टार्च जो है बेबी को आसानी से डाइजेस्ट नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, उसको भिगा करके उसको पहले सोक करेंगे, सोक करने के बाद जर्मिनेट करेंगे, तो वो क्या होता है, जो स्टार्च है वो एमाइलेज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एमाइलोज में कन्वर्ट हो जाता है, और एमाइलोज जो है हम बॉडी में आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। एमाइलोज क्या है आपका, डाइसैकेराइड्स है। ठीक है, तो हमने ये उसमें पढ़ा हुआ है जब हम फूड एंड न्यूट्रिशन का कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर हमने पढ़ा था। ठीक है, तो एमाइलोज जो है वो आपका एमाइलोज बॉडी में आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं एमाइलोज रिच फूड। तो हम जर्मिनेटेड सीरियल का जो अनाज है हमारे उसको जर्मिनेट करेंगे तो उसमें क्या बन जाता है, अल्फा एमाइलेज एंजाइम जो है उत्पन्न हो जाता है, और वो खाने जो भी आपका एमाइलोज में टूटा है स्टार्च, वो उसको हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में। ठीक है, तो हम उसे क्या देते हैं, छोटे बच्चों को जब वो मिल्क पीना कम कर देता है और ऊपर का खाना शुरू कर देता है, जिसे हम वीनिंग फूड बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एमाइलेज रिच फूड बोलते हैं। तो आज जो हमने चैप्टर पढ़ा, मेन हमने ईसीसी के बारे में पढ़ा, उसके साथ साथ हमने थोड़ा बहुत ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में भी देखा। अब इसमें से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे डीएचए वाला क्वेश्चन बनता है, एमाइलेज रिच फूड वाला बनता है। ठीक है, लैक्टो इम्यूनोग्लोबिन ये सब बनते हैं, और आपका जो किंडरगार्टन किसने दिया था वो कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो इसमें से क्वेश्चन आपके बनते हैं, अब अच्छे से आप पढ़ लेना। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।